हेलो भाई, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? तो साथियों, हमने पहले ही आपको बताया था, पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि एसएससी जीडी के लिए हम स्पेशल क्लास लेकर के आ रहे हैं। यानी कि जीडी जो है, जीडी के फॉर्म जो हैं वो अप्लाई हो चुके हैं, भर चुके हैं। तो उसके बाद में अब हम उसके लिए क्लास लेकर के आ रहे हैं और प्रॉपर क्लास चलेगी। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो हमारी पहली वीडियो आएगी वो पॉलिटी से आएगी। ठीक है मेरे भाई, यानी कि पहली जो वीडियो आएगी वो संविधान की आई थी। हमने इससे पहले ही आपको बता दिया था। मैथ भी आपको प्रॉपर दिया जाएगा, रीजनिंग भी आपको प्रॉपर दी जाएगी और हिंदी भी आपको प्रॉपर दी जाएगी। और जीएस के लिए हम खुद लेकर के आ रहे हैं आपके लिए। जीएस में हमने आपको बताया था, ये आपको सिलेबस दिखाई दे रहा है जीएस में क्या क्या होगा इसमें, ठीक है कि नहीं। तो इसमें पहले नंबर पर आपको दिखाई दे रहा है संविधान, यानी कि पॉलिटी। तो इसको हम लेकर के आए हैं। पहले हम क्या करेंगे अपन लोग, पहले हम पॉलिटी को ख़त्म करेंगे, उसके बाद में हम भूगोल को ख़त्म कर लेंगे, इतिहास को ख़त्म कर लेंगे। ऐसे नंबर बाई नंबर हम चलते रहेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो इस वीडियो में हम जो है वो पॉलिटी को ख़त्म करने वाले हैं। थोड़ी वीडियो लेंथी रहेगी, ठीक है मेरे भाई, थोड़ी वीडियो लंबी चलेगी। लेकिन आज जो प्रश्न हम लेकर के आए हैं, यानी कि आज जो हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं आपके लिए, वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों के साथ साथ हम आपको थ्योरेटिकल भी बताते चलेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो अब पेन कॉपी लेकर के, नोटबुक लेकर के रेडी रहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर ये आपके लिए पहला नमकीन क्वेश्चन आता है आपके सामने। देखिए, क्वेश्चन है आपका पहला, सर्वाधिक नम्य संविधान किसका है। यानी कि दोस्तों, इसमें आपको दिया गया है क्वेश्चन, सर्वाधिक नम्य संविधान किसका है। ऑप्शन है आपके ब्रिटेन, यूएसए, भारत और रूस। चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है मेरे भाई। तो साथियों, पहले मैं तो आपको ये बता देता हूँ कि इसमें जो नम्य का मतलब दिया गया है आपको समझ नहीं आ रहा होगा। यानी कि जो नम्य का मतलब दिया गया है, इसमें नम्य का मतलब होता है लचीला। नम्य का मतलब होता है इसमें लचीला, ठीक है मेरे भाई। नम्य क्या होता है इसमें, लचीला होता है नम्य का मतलब। तो जो नम्य संविधान की बात कही गई है कि नम्य संविधान जो है वो किस देश का है। अगर यहाँ पर हम बात करें कठोर संविधान की, कि कठोर संविधान जो है वो किस देश का है, तो यहाँ पर कठोर संविधान है वो है यूएसए का। अगर अपने भारत की बात करें तो अपने भारत का जो है वो कठोर व लचीला, कैसा है, कठोर और लचीला दोनों ही है अपने भारत का, ठीक है मेरे भाई। अगर नम्य की बात करें कि लचीला संविधान किसका है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। क्या आंसर हो जाएगा आपका, ब्रिटेन जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ब्रिटेन आपका आंसर यहाँ पर होता है, ठीक है मेरे भाई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसका आंसर कीजिए। बिल्कुल आप ही की तरह गोरा चिट्टा सवाल है कि नहीं मेरे भाई। चलिए मैं ही बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। ऑप्शन है आपके वीएन राव, राजेंद्र प्रसाद यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बीआर अम्बेडकर, गांधी जी। अब आप बताइए इसमें से आंसर क्या है, कमेंट करके जल्दी बताइए मेरे भाई। आंसर इसका क्या आएगा, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, ठीक है मेरे भाई। चलिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर संविधान सभा की बात करी गई है, यानी कि संविधान सभा की बात कही गई है। तो मेरे भाई संविधान सभा जो है वो क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं, जो संविधान सभा है वो संविधान को तैयार करने वाली, यानी संविधान किसने बनाया हमारा, तो हमारा जो संविधान बनाया है वो संविधान सभा के द्वारा ही हमारा संविधान बनाया गया है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर देखिए मेरे भाई कि संविधान सभा जो है, जिसने संविधान को बनाया है उसे कहते हैं हम संविधान सभा। संविधान सभा का जो चुनाव की अगर बात करें कि संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था, आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था, तो आप आसानी से बता सकते हो कि संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो जुलाई अगस्त 1946 को हुआ था, ठीक है मेरे दोस्त।
जुलाई अगस्त 1946 को। अगर संविधान सभा के गठन की बात करें कि इसका जो गठन हुआ था यानी कि स्थापना की बात करें, किसकी बात करें, अगर आपसे स्थापना की बात करें कि संविधान सभा का जो संविधान सभा जो थी वो उसकी स्थापना कब की गई थी, तो यहाँ पर संविधान सभा की जो स्थापना की गई थी वो 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना की गई थी और इसी दिन पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक इसी दिन हुई थी और दिल्ली में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो दिल्ली के अंदर हुई थी और इसी संविधान सभा इसी दिन यानी कि 9 दिसंबर के ही दिन अध्यक्ष चुने गए थे हमारे, यानी कि उस समय अध्यक्ष नहीं थे संविधान सभा का, हाल ही में संविधान सभा बनाई गई थी, पहली बैठक भी हुई थी उसकी और दिल्ली के अंदर हुई थी उसकी बैठक। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर जो है उसकी बैठक जो हुई थी तो वहाँ पर सदस्य जो बनाए गए थे वो एक अस्थायी सदस्य बनाए गए थे, यानी कि सदस्य की बात करें हम तो अस्थायी सदस्य बनाए गए थे। कैसे बनाए गए थे? क्योंकि उस सदस्यों में से सबसे बुजुर्ग सदस्य जो थे वही संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए थे, लेकिन वो एक अस्थायी अध्यक्ष थे। कैसे थे? अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। तो वो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो अस्थायी अध्यक्ष जो बने थे वो बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ये जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे 9 दिसंबर 1946 को, जो कि पहली बैठक हुई थी। ठीक है मेरे भाई, अब यहां पर आप ये देखिए, फिर 11 दिसंबर को यहां पर लिख देता हूं मैं, 11 दिसंबर को यानी कि 11 दिसंबर 1946 को ही दूसरी बैठक होती है संविधान सभा की, यानी संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। इसमें जो है वो स्थायी सदस्य चुने गए थे। स्थायी सदस्य जो चुने गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य चुना गया था, जिसकी दूसरी बैठक हुई थी संविधान सभा की 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है मेरे भाई, तो ये था आपका संविधान सभा के लिए। इसमें क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका VN राव, जो कि संविधान सभा के सलाहकार थे। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को आप गलत नहीं करोगे। चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? आंसर ऑप्शन है आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल हमने लिख दिया है शॉर्ट में, सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका ये ऑप्शन है। अब आप बताइए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसमें से आपका आंसर क्या है? जल्दी बताइए। ये देखिए यहाँ पर प्रारूप समिति की बात कही गई है आपसे, तो मैं थोड़ा इसके लिए बता देता हूँ आपको प्रारूप समिति के बारे में बताया गया है। तो साथ ही यहाँ पर ये देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से बताएंगे हम आपको, यानी कि प्रारूप समिति के बारे में बताया गया है कि प्रारूप समिति जो है, तो प्रारूप समिति के अंदर सदस्य संख्या की अगर बात करें कि इसके अंदर सदस्य संख्या क्या है, तो 7 सदस्य संख्या थी इसके अंदर प्रारूप समिति के अंदर। अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर VR अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर VR अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे वो इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। और सदस्य संख्या की बात करें तो इसमें 7 सदस्य संख्या थी। इसी तरह और भी समिति हैं, जैसे संचालन समिति। क्या संचालन समिति की बात करें कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है, तो यहाँ पर संचालन समिति के अध्यक्ष आपको देखने को मिलेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो संचालन समिति के अध्यक्ष मिलेंगे।
अगर झंडा समिति अगर आपका आ जाए कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है, तो यहाँ पर झंडा समिति के अध्यक्ष जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे JB कृपलानी। ठीक है मेरे भाई, यानी कि JB कृपलानी जो है वो झंडा समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है, संघीय संविधान समिति के अगर अध्यक्ष आपसे पूछ लिया जाए कि संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है, तो वो आपके हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी कि PT नेहरू की बात करें, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो आपके संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे। साथ ही ये होती है संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति जो होती है वो भी आपकी पंडित जवाहरलाल नेहरू की ही होती है। ठीक है, एक होती है प्रांतीय संविधान समिति, यानी कि प्रांतीय संविधान समिति जो होती है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की होती है। यानी कि प्रांतीय संविधान समिति की बात करें तो वो होती है आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये अंबेडकर है, ये अंबेडकर लिख दीजिए आप, अंबेडकर है। ठीक है मेरे भाई, अंबेडकर है, अंबेडकर नहीं होता है, अंबेडकर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताइए, पहली बार संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? पहली बार संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन है आपके 1946, 1945, 1948, 1950। साथियों मैंने आपको अभी अभी बताया है, मैंने आपको अभी अभी तो बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जो संविधान सभा है उसका जो चुनाव हुआ था, संविधान सभा जो है उसके चुनाव की बात करें, ये क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया है कि जो संविधान सभा है उसका अगर चुनाव पूछा जाए तो आप बता सकते हो अगस्त जुलाई 1946, या तो अगस्त या जुलाई 1946। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपका आंसर होना चाहिए, वैसे हम पीछे देख भी चुके हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए मेरे दोस्त अब नेक्स्ट देखते हैं कि आपका कौन सा क्वेश्चन है। ये देखिए आपका क्वेश्चन है संविधान को संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? फिर से बोल रहा हूँ, संविधान को संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? यहाँ पर देखिए आपके ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1946, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1946। चलिए मेरे भाई बताइए आपका आंसर क्या है, हमें जल्दी से बताइए। यहाँ पर बोला गया है कि संविधान को संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था। यहाँ पर एक बात देखिए, यहाँ पर पारित होने की बात कर रहा है, क्या कर रहा है? पारित होने की बात कर रहा है। अगर पारित होने की बात करें या फिर आपको अलंघीकृत करने की बात करें तो एक ही बात होती है। ठीक है, या फिर स्वीकृत की बात करें तब भी बात एक ही होती है। अगर ये बात कर दी, अगर इसमें ये बात बोल देता कि कब लागू किया गया था तो आपका क्वेश्चन का आंसर अलग हो जाता। ठीक है मेरे भाई, लेकिन यहाँ पर जो बोला गया है वो बोला गया है पारित कब किया गया था। तो ये जो पारित किया गया था ना मेरे भाई, वो किया गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को आपका ये पारित किया गया था। ठीक है, बाकी के जो ऑप्शन हैं आपको दिए हुए हैं 26, आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 26 नवंबर 1946, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है 26 जनवरी 1950 सॉरी 26 जनवरी 1950 जो आंसर ऑप्शन दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है वो लागू हुआ था। क्या हुआ था मेरे भाई? वो लागू हुआ था पूरी तरीका से, लेकिन संविधान सभा ने हमारे संविधान को एकदम तैयार जो किया गया था, यानी कि उसका पूरा ढांचा जो तैयार किया गया था वो एक तरफ से 26 नवंबर 1949 को एकदम रेडी हो चुका था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को उसको लागू किया गया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हाँ, यहाँ पर एक बात और देखिए कि 26 नवंबर जो है, तो 26 नवंबर को ही हम संविधान दिवस मनाते हैं।
क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। यानी कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? वो आपका मनाया जाता है 26 नवंबर को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम आपसे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है। देखिए मेरे भाई, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? कब अपनाया गया था? यानी कि राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। आपके सामने है एकदम गोरा चिट्टा सवाल। इसका आंसर आपसे गलत नहीं होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम के अंदर दिन दहाड़े आपको कहीं भी मिल जाएंगे, चाहे आप मॉक में दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, किसी का भी मॉक टेस्ट दीजिए, ऐसे क्वेश्चन आपको इजीली मिल जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए इसका आंसर दीजिए। इसके ऑप्शन है आपके 22 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949। आपका क्वेश्चन है राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपसे जो बात कही गई है वो राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात कही गई है। किसके बारे में? राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात कही गई है। साथ ही अगर हम आपसे बात करें कि संविधान सभा ने और भी तो कार्य किए थे, जैसे राष्ट्रीय ध्वज को भी अपनाया था, राष्ट्रीय गान को भी अपनाया था, राष्ट्रीय गान को भी अपनाया था, ऐसे ही राष्ट्र गीत को भी अपनाया था मेरे भाई, राष्ट्र गीत को भी अपनाया था मेरे भाई। तो आपको राष्ट्रीय ध्वज ना पूछ के आपको राष्ट्रीय गान पूछ सकता है, राष्ट्रीय गीत पूछ सकता है। तो इसका आंसर जो है आपका राष्ट्रीय ध्वज का, इसका जो आंसर है यह है आपका 22 जुलाई 1947। ठीक है मेरे भाई। राष्ट्रगान की बात करें तो यह है 24 जनवरी 1950। यानी कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था। राष्ट्रगीत की बात करें तो 26 जनवरी 1950, यानी कि 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। और मैंने अभी अभी आपको बताया है कि 26 जनवरी 1950 को ही हमारा संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था। क्या हुआ था? हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एकदम हाई स्पीड से, और आपका आंसर भी एकदम हाई स्पीड से आना चाहिए। सभी इकट्ठे हो जाइए, एकदम जोर जबरदस्ती से आंसर आना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, चलिए ये गया आपके सामने क्वेश्चन। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश की देन है? फिर से बोल देता हूं, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश की देन है? ऑप्शन है आपके ऑस्ट्रेलिया, रूस, यूएसए, जर्मनी। चलिए बताइए, प्रस्तावना की जो भाषा है वो किस देश की देन है? बताइए मेरे भाई। देखिए मेरे भाई, यहाँ पर और भी चीज़ें हैं जो कि विभिन्न विभिन्न देशों से ली गई हैं। देशों का मतलब है कि उस देश के संविधान से ली गई है। जैसे हम आपसे बात करें मौलिक कर्तव्य के बारे में, मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करें, अगर हम आपसे मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करते हैं तो जो मौलिक कर्तव्य है वो रूस के संविधान से लिया गया है। पहली बात तो ये कि मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस के संविधान से लिया गया है। इसी तरह से हम मौलिक अधिकार की बात करें, अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें तो ये आपका यूएसए से लिया गया है। इसी तरह से यूएसए से बात करें कि यूएसए से और क्या लिया गया है, तो यूएसए से आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। ठीक है मेरे भाई, यानी कि आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति पर लगने वाला महाभियोग, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, इन पर लगने वाला महाभियोग यानी कि उनके न्यायाधीशों पर लगने वाला महाभियोग, वो भी आपका कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन जो लिया गया है, न्यायिक जैसे भी आपको कोई शब्द दिखता है तो पूरा का पूरा कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम आपसे। अगर यहाँ पर उपराज्यपाल की बात करें,
वो सॉरी राज्यपाल की बात करें, राज्यपाल जो है वो कनाडा के संविधान से, कहाँ से, कनाडा के संविधान से राज्यपाल आपके लिए गए हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें संविधान संशोधन, यानी कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, यानी कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो प्रावधान है वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान में जो संशोधन होता है वो। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम, यहाँ पर जो आपसे बोला गया था क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की जो भाषा है किस देश के संविधान की देन है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है मेरे भाई, यहाँ का आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की जो भाषा ली गई है वो भी ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से ही समवर्ती सूची ली गई है। समवर्ती सूची जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे नेक्स्ट कोई क्वेश्चन आता है सूचियों से तो उसमें हम थोड़ा डिटेल से देखेंगे। समवर्ती सूची जो है, जैसे समवर्ती सूची यानी कि अनुसूचियाँ जो हैं, तो 7वीं अनुसूची के अंदर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो उसमें से तीसरी जो है समवर्ती सूची वो ली गई है आपकी ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहे आपके कुछ फैक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए आपकी स्क्रीन पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर करिए, जल्दी आंसर कीजिए इसका। काफ़ी अच्छे सवाल हैं आपके लिए, इसका आंसर कीजिए। ठीक है मेरे भाई, जल्दी से आंसर कीजिए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। बताइए, क्वेश्चन है आपका, वेतन भत्ते व पेंशन आदि का उल्लेख किस अनुसूची में है, यानी कि वेतन भत्ते व पेंशन आदि का उल्लेख किस अनुसूची में है। ऑप्शन है आपके अनुसूची 2, 3, 1, 5। जल्दी से फटाफट आंसर कीजिए। अनुसूची 2, 3, 1, 5 ये आपके ऑप्शन हैं। आपसे पूछा गया है वेतन भत्ते व पेंशन के बारे में। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर अनुसूचियों की बात कही गई है, तो ये देखिए यहाँ पर अनुसूचियों की बात कही गई। तो आपको पता है कि संविधान के अंदर अनुसूची, यानी कि मूल संविधान में पूछा जाए कि मूल संविधान में अनुसूचियाँ कितनी थीं, तो मूल संविधान में जो अनुसूचियाँ थीं वो सिर्फ 8 थीं। वर्तमान संविधान में अनुसूचियों की बात करें तो कितनी हैं, 12 हैं। तो जो 12 अनुसूची हैं उन्हीं में से आपको वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में बताना है। तो यहाँ पर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अनुसूचियाँ हैं उनको फटाफट से देख लेते हैं एक बार। यहाँ देखिए अनुसूची 1 की बात करें तो अनुसूची 1 के अंदर 28 + 8, 28 + 8 का आंकड़ा चलता है, यानी कि 28 की बात करें हम तो ये आपके राज्य हैं और 8 की बात करें तो ये आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी कि ये आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 आपके राज्य हैं, यानी कि ये हो गया आपका संघ। अनुसूची 1 के अंदर आपका संघ दिया गया है। बात करते हैं अनुसूची 2 के बारे में, यानी कि अनुसूची 2 के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो अनुसूची 2 के अंदर ही आपको वेतन भत्ते मिलते हैं। वेतन भत्ते के बारे में व पेंशन के बारे में, वेतन भत्तों के बारे में और पेंशन के बारे में अनुसूची 2 के अंदर बताया गया है। अगर हम आपसे बात करें अनुसूची 3 के बारे में, यानी कि वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में किसको दिया जाएगा वेतन भत्ते, जैसे कि वेतन भत्ते आपको दिए जाएंगे, आपको नहीं दिए जाएंगे, वेतन भत्ते दिए जाएंगे जैसे कि दिए जाते हैं राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति उपसभापति, राज्यपाल उपराज्यपाल और आपके जितने भी पदाधिकारी हैं उनको जब वेतन भत्ते और पेंशन दिए जाते हैं उसी का उल्लेख जो है वो अनुसूची 2 के अंदर दिया गया है। अनुसूची 3 की बात करते हैं हम, तो अनुसूची 3 में शपथ से रिलेटेड है, यानी कि जितने पदाधिकारी हैं जो शपथ ग्रहण करते हैं तो उनको जो शपथ दिलाई जाएगी उसका उल्लेख अनुसूची 3 के अंदर बताया गया है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट अनुसूची है वो अनुसूची है अनुसूची 6,
जिससे क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। अनुसूची 6 है, इससे क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। कैसे, मैं आपको बताता हूं। अनुसूची 6 जो है वो एक क्या है, वो एक जनजाति क्षेत्र प्रशासन के लिए मानी जाती है, यानी कि इसमें विशेष जनजाति क्षेत्र है, जनजाति क्षेत्र है इसके अंदर, यानी कि जनजाति क्षेत्र की बात करें तो इसके अंदर एक जनजाति क्षेत्र विशेषकर है। जैसे आपका उसमें विशेष क्षेत्र दिए गए हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 4 राज्य जो हैं उनके बारे में उल्लेख जो किया गया है अनुसूची 6 के अंदर बताया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अब बात करते हैं अनुसूची नंबर 7 के बारे में। अनुसूची नंबर 7 के बारे में अभी हम पीछे देख ही रहे थे, मैंने बोला था कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको डिटेल से बता दिया जाएगा। अनुसूची 7 के बारे में बात करें तो इसके अंदर जो है वो क्या है, इसके अंदर 3 सूचियां बनी हुई हैं। एक संघ सूची है, राज्य सूची है और एक समवर्ती सूची है। हमने आपको बताया था कि जो समवर्ती सूची जो है उसका जो प्रावधान लिया गया है, यानी कि वो किस देश से लिया गया है, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पर हम बता दें कि जो संघ सूची है, 1 मिनट हम यहाँ पर थोड़ा अच्छे से बता देते हैं आपको, जिससे आपकी समझ में भी आ जाए। ये देखिए अनुसूची 7 के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके अंदर संघ सूची, राज्य सूची और एक आपकी समवर्ती सूची। एक आपकी समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची। संघ सूची आप समझ ही गए, संघ सूची यानी कि केंद्र सरकार, राज्य सूची की यानी कि राज्य से बारे में रिलेट करता है। समवर्ती सूची के अंदर संघ और राज्य दोनों ही आ जाते हैं। अब ये देखिए संघ का मतलब है, और राज्य और समवर्ती सूची इसमें जो होता है वो कानून होता है, यानी कि जैसे कि संघ सूची के अंदर अगर कोई कानून बनेगा तो वो सिर्फ संघ बनाएगा, यानी कि केंद्र सरकार जो कानून बनाएगी वो संघ सूची के अंदर अंतर्गत आएगा। राज्य सरकार जो कानून बनाएगी वो राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। और समवर्ती सूची के अंदर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही मिलजुल कर कोई कानून बनाती हैं तो वो आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत चला जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, समझ आया, आगे बढ़े। ठीक है, यहां पर देखिए 8वीं अनुसूची की बात करें, किसकी, 8वीं अनुसूची की। अगर हम 8वीं अनुसूची के अंदर बात करते हैं तो आपको पता है कि 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी, 22 भाषाओं का उल्लेख इसमें है। 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाएं दी गई हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट जो है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची की बात करें तो इससे एक ही क्वेश्चन आता है। 9वीं अनुसूची से एक ही क्वेश्चन आएगा आपका, वो आएगा कि संविधान की अनुसूचियों में वह कौन सी अनुसूची है जो पहले संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई है। तो हम आपको बता देते हैं कि पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, यानी कि पहला संविधान संशोधन, पहला जो संविधान संशोधन हुआ था वो 1951 में हुआ था। उसी के द्वारा ही ये अनुसूची 9 जोड़ी गई थी। ठीक है मेरे भाई, चलिए यहाँ पर 10वीं अनुसूची की बात करें तो 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल कानून से है। किससे है, दल बदल कानून, दल बदल कानून से है। और 10वीं अनुसूची को संविधान की अनुसूचियों में जोड़ा गया था, वो जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा। क्या कहते हो मेरे भाई, है कि नहीं। दल बदल कानून 10वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी संविधान के अंदर, संविधान की अनुसूचियों के अंदर, वो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान की अनुसूचियों में जोड़ी गई थी। नेक्स्ट जो अनुसूची आपकी आती है वो आती है अनुसूची 11। अनुसूची 11, अनुसूची 11 की बात करें तो अनुसूची 11 के अंदर पंचायती राज है। पंचायती राज के बारे में किसमें बताया गया है, पंचायती राज के बारे में अनुसूची 11 में बताया गया है। पंचायती राज के बारे में अनुसूची 11 में बताया गया तो संविधान की अनुसूचियों के अंदर 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी वो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, यानी कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा। क्या कहते हो मेरे भाई, 1993 के द्वारा जोड़ी गई थी, जिसके अंदर
विषयों की बात करें तो जिसके अंदर 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा जोड़ी गई थी, जो पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं और लास्ट अनुसूची की बात करते हैं, वो है अनुसूची नंबर 12। अनुसूची नंबर 12 जो है वो है स्थानीय स्वशासन के कार्य, यानी कि स्थानीय स्वशासन के बारे में जो बताया गया है, स्थानीय स्वशासन, यानी कि स्थानीय स्वशासन के जो कार्य हैं उसके बारे में अनुसूची 12 में बताया गया है। और संविधान के अंदर अनुसूची 12 जोड़ी गई थी, वो जोड़ी गई थी 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा। और इसके अंदर विषयों की बात करें तो इसके अंदर 18 विषय हैं। कितने विषय हैं? इसके अंदर 18 विषय हैं। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993। अब आप बोलोगे कि 73वां संविधान संशोधन वो 1993 था, यहाँ 74वां संविधान संशोधन ये भी 1993 है, ये क्या बोला है भाई? तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था ये 1992 ही है एक्चुअली में, ठीक है। लेकिन 1992 में इसको लागू नहीं किया गया था, इसको जो लागू किया गया था वो 1993 में लागू किया गया था। लेकिन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है किसका? 1992 का। लेकिन इसको लागू कब किया गया था? 1993 में लागू किया गया था पंचायती राज के लिए, ठीक है मेरे भाई। इसीलिए 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 लगाया गया है। चलिए, अब ये तो हो गई आपकी अनुसूचियाँ, ठीक है मेरे भाई। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कौन सा आने वाला है। आप बड़े अच्छे से धैर्यपूर्वक आंसर कीजिएगा। चलिए, यह है आपका क्वेश्चन, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? वाह भाई वाह, क्या क्वेश्चन है। अभी अभी हमने आपको बताया भी था, यानी कि पीछे हम आपको ये क्वेश्चन बता कर भी आए हैं कि संविधान सभा की स्थापना जो की गई थी वो कब की गई थी। हमने संविधान सभा के चुनाव के बारे में भी देखा था, उसका गठन भी देखा था। हमने ये भी बताया था कि संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, उसकी पहली बैठक कब हुई थी और पहली बैठक कहाँ हुई थी, सदस्य कौन रहे थे, और दूसरी बैठक के भी बारे में हमने आपको बताया था। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप गलत कर दो, ऐसी उम्मीद तो हम आपसे करेंगे नहीं, है कि नहीं मेरे भाई। चलिए, इसका आंसर आप फटाफट बताइए। उम्मीद करता हूं ये आपसे गलत नहीं होगा। अगर ये क्वेश्चन आपसे गलत होता है तो इसका मतलब कुछ है ही नहीं, क्यों मेरे भाई। ऑप्शन है आपके 9 दिसंबर 1946, 10 जून 1946, 26 नवंबर 1946 और 26 दिसंबर 1946। सॉरी, 26 नवंबर 1949 है। 26 नवंबर 1949 और 26 दिसंबर 1946, ये आपके ऑप्शन है। आंसर आप बताइए क्या होगा। हमने पीछे ही देख चुका है मेरे भाई, हमने बताया भी था आपको कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना होती है और उसी दिन आपकी पहली बैठक होती है। यानी कि 9 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा की पहली बैठक होती है। उसी दिन पहली बैठक हुई थी और दिल्ली के अंदर हुई थी। उसी दिन सबसे बुजुर्ग सदस्य जो थे उनको चुना गया था, यानी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, जिसको संविधान सभा का अस्थायी सदस्य बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है मेरे भाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 दिसंबर 1946। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, मेरे प्रिय मित्र, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ऑप्शन है आपके 41वें, 42वें, 43वें, 44वें। प्लीज आंसर गिव मी, जल्दी जल्दी दीजिए आंसर मेरे भाई। इसका आंसर क्या होगा आप खुद ही बताइए। आपके सामने ये है बड़ा मस्त टॉप एकदम बिंदास क्वेश्चन। चलिए, इसका आंसर हम ही बता देते हैं आपसे, ठीक है मेरे भाई। चलिए, ये देखिए, हमने आपको बताया था, अभी नहीं बताया है शायद, हो सकता है। देखिए, इसका आंसर जो है वो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन से? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसका जो आंसर हो गया। लेकिन इसके बारे में थोड़ा जान तो लेते हैं, अभी बाकी है मेरे भाई। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा
किसके द्वारा? 1976 के द्वारा प्रस्तावना के अंदर समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है उनको जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन की अगर बात करते हैं तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही मौलिक कर्तव्य, कौन से मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था, जिसको आर्टिकल 51 के क में रखा गया है, और वो भी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर समिति, ये देखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को 51 के क में, यानी कि आर्टिकल 51 के क में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों में जोड़ा गया था, यानी कि मौलिक कर्तव्य जो थे वो जोड़े गए हैं। ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर अगर साथ ही हम आपसे बात कर लेते हैं, इसमें दिया गया है ऑप्शन में 44वां, तो 44वें की भी साथ में बात कर लेते हैं। तो 44वां संविधान संशोधन जो था ये जो है वो 1978 का है। कब का है? 1978, यानी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा क्या किया गया था? इसके द्वारा जो है मौलिक अधिकार है एक, जिसका नाम है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है, संपत्ति का अधिकार मेरे भाई, मेरे गुरु, संपत्ति का अधिकार जो है उसको हटा दिया, यानी कि मौलिक अधिकारों की श्रेणियों से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, और इसको जाकर के 300 के क में रख दिया गया है। यानी कि संपत्ति के अधिकार को हटा करके मौलिक अधिकारों की श्रेणियों से हटा करके किस में रख दिया गया है? 300 के क में। यानी कि मौलिक अधिकार की अगर हम आपसे बात करें तो पहले मौलिक अधिकार हुआ करते थे 7। मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे? आपसे ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मूल संविधान के अंदर मौलिक अधिकार कितने हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए जी 7। कैसी लगी? मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य 7। अब बात करें कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं, वो मौलिक अधिकार कितने हैं, तो मौलिक अधिकार अब हो जाएंगे आपके 6। क्यों? एक कहाँ गया? तो वो एक जो गया है ना, वही तो है संपत्ति का अधिकार, इसको उठा करके 300 के काम में रख दिया गया है। समझ आ जा मेरे भाई? तो डन करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उम्मीद है इसका आंसर आपसे आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का संविधान किस प्रकार का है? वाह भाई वाह, क्या क्वेश्चन आया है। चलिए इसके बारे में बताते हैं हम आपको। हम क्या बताएंगे, पहले आप ही आंसर दे दीजिए तो बताने की भी जरूरत ना पड़े हमको। क्यों मेरे दोस्त, आज बड़े खुश लग रहे हो? चलिए इसका आंसर दे दीजिए। वैसे शर्म आनी चाहिए आपको। इसका आंसर क्या, हम पूरी थ्योरेटिकल पहले ही बता चुके हैं, आपको बताया था पहले ही, हमने आपको बता दिया था। यहाँ पर बताया था कि नहीं बताया था? यूएसए के बारे में बताया था, अपने इंडिया के बारे में बताया था, ब्रिटेन के भी बारे में बताया था, है कि नहीं? और आंसर भी आपका वही है, क्वेश्चन भी आपका वही है सेम, कि भारत का संविधान किस प्रकार का है, बताइए। यहाँ पर नम्य का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि नम्य का जो मतलब होता है, नम्य का जो मतलब है वो है लचीला, ठीक है। और यहाँ पर अनम्य दे दिया है, तो आप इतने परेशान क्यों हो गए इस अनम्य को देखकर भाई मेरे? अनम्य दे दिया है यानी कि लचीला नहीं है, तो कैसा है? कठोर है। क्या है? कठोर है। तो भारत का संविधान तो कुछ ऐसा ही है ना, लचीला और कठोर। भारत का संविधान कैसा है? लचीला और कठोर। तो आप इन शब्दों से क्यों घबरा जाते हो मेरे भाई? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है आपसे ये क्वेश्चन जरूर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? ऑप्शन है आपके भाग 3, भाग 4, भाग 18, भाग 20। भाग 3, भाग 4, भाग 18, भाग 20। आपका आंसर क्या है? ऑप्शन 4 है,
बताइए जल्दी क्या आंसर है आपका। ये देखिए भाई, आपसे पूछा है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो मैंने आपको पहले भी बताई थी अभी क्वेश्चनों के अंदर कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो प्रावधान है वो कहां से लिया गया है, वो लिया गया आपका साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है मेरे भाई, यहां पर देखिए आपको ऑप्शन में दिया है भाग 3, भाग 3 दिया है, भाग 4 दिया है और आपका भाग 18 दिया है और आपका एक भाग दिया है 20। ठीक है, देखिए आपके ये ऑप्शन है। भाग 3 की बात करें तो मेरे महाराज, मेरे प्रभु, भाग 3 जो है इसके अंदर तो आपके मौलिक अधिकार है ना, है कि नहीं? आप बोलोगे जी हाँ, मौलिक अधिकार है ना यहाँ पर। तो मौलिक अधिकार हो गया भाग 3 में, जो कि 12 से 35 तक आते हैं, यानी कि आर्टिकल 12 से 35 जो आते हैं वो भाग 3 के अंदर आते हैं, जिन्हें मौलिक अधिकार बोला जाता है। भाग 4 की बात करें तो आपको पता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि 36 से 51 तक आते हैं। कहाँ तक? 36 से 51 तक आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अब भाग 18 की बात करें तो भाग 18 के अंदर आपात उपबंध है। क्या है मेरे भाई? आपात उपबंध। आपात उपबंध जो है वो भाग 18 के अंदर है, यानी कि भाग 18 की बात करें तो ये आर्टिकल 352 से लेकर के आर्टिकल 360 तक है कि नहीं मेरे भाई। इसी के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल आता है, इसी के अंदर राष्ट्रपति शासन आता है, इसी के अंदर वित्तीय आपातकाल आता है। आर्टिकल 352 से लेकर के 360 भाग 18 के अंदर। अब आपके पास ऑप्शन कौन सा बचा? ऑप्शन डी, भाग 20। तो यही आपका आंसर है, भाग 20। तो भाग 20 के अंदर जो बताया गया है वो बताया गया है आर्टिकल 368 के बारे में, यानी कि किसके बारे में? संविधान संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान जो कि लिया गया है दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका से लिया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? भाग 20 आर्टिकल 368। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तब तक आप आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। मैं इसको साफ कर लेता हूं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी मेरे भाई। चलिए आंसर करिए। क्वेश्चन है आपका, किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का उल्लेख है? क्या जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन को हल्के में ना लें, अगर जैसे ही आपको क्वेश्चन को हल्के में लेते हो नंबर कट जाएगा आपका। ठीक है, तो इसको भी सोच के दिमाग में रख लेना एक साइड। किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का उल्लेख है? ऑप्शन है आपके आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 का। ठीक है, 15, 17, 19 और 21 का बताइए आपका आंसर क्या है। तो ये देखिए मेरे दोस्त, आपको पता होना चाहिए, क्या आपको पता होना चाहिए कि ये जो हैं वो सारे के सारे कहाँ से लिए गए हैं। आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा इसके अंदर कि आर्टिकल 15 की बात कर रहा है, आर्टिकल 17 की बात कर रहा है, आर्टिकल 19 की बात कर रहा है और आर्टिकल 21 के का की बात कर रहा है। आपको कहीं ना कहीं ये दिखाई नहीं दे रहा है कि ये जो है वो 12 से 35 के बीच ही है ना। ये आर्टिकल जो है वो 12 से 35 के बीच ही है ना। तो ये जो है वो मौलिक अधिकार हो गए ना मेरे भाई। इसको तो देखो थोड़ा, ये क्या है? एक मौलिक अधिकार है। क्या है ये? मौलिक अधिकार है। अब आप बोलोगे ये मौलिक अधिकार क्या भला है? तो मेरे भाई आपको बता दें, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मौलिक अधिकार वे हैं जो संविधान ने हमें दिए हैं, जो संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, जो सरकार ने हमें अधिकार दिए हैं। जैसे कि बोलने की स्वतंत्रता, आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है कि नहीं? रहने की स्वतंत्रता है आपके पास, आप इंडिया में कहीं भी जाकर के रह सकते हो, आप किसी भी तरह का व्यापार कर सकते हो।
कहीं भी जाकर के आप ज़मीन खरीद सकते हो। इस तरह की जो स्वतंत्रता है उसी को हम मौलिक अधिकार बोलते हैं। कुछ हमको अधिकार दिए गए हैं, ठीक है कि नहीं, समझे। यानी कि सरकार ने हमें कुछ अधिकार दिए हैं, उन्हीं के हिसाब से हमें चलना है। तो ये देखिए सरकार ने इसमें क्या कहा है, आर्टिकल 15 के बारे में। आर्टिकल 15 के बारे में कहा है धर्म, लिंग, नस्ल और जाति का भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 15 क्या कहा है, धर्म, लिंग, नस्ल और जाति का भेदभाव नहीं होगा। ये बोला है खासकर राज्य सरकार ने, ठीक है मेरे भाई। आर्टिकल 17 की बात हम आपको बता दें तो आर्टिकल 17 के अंदर छुआछूत, जिसको अस्पृश्यता बोलते हो आप, क्या बोलते हो, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत के बारे में आर्टिकल 17 में बोला गया है। यहाँ पर आर्टिकल 21 के बारे में जो बताया गया है वही आपका आंसर है। आर्टिकल 21 यानी कि 6 से 14 वर्ष से कम बच्चे, 6 से 14 वर्ष की आयु के जो कम बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ऐसा प्रावधान जो है वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा लाया गया था और आर्टिकल 21 के काम में रखा गया था। ये अधिकार दिया गया है और ये देखिए इसको जो है मौलिक कर्तव्य भी बोला जाता है। यानी कि अगर हम आपसे पूछें कि आपका जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कितने हैं, तो हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं वो हैं 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो यही है कि 6 से 14 वर्ष के कम बच्चों को क्या नहीं किया जाए, निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, ठीक है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम आपसे बात करते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी स्क्रीन पर मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है। यानी कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है। आर्टिकल 32, आर्टिकल 40 यानी कि अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 51 का क और अनुच्छेद 52। ये आपके ऑप्शन हैं। उम्मीद करता हूँ सही आंसर आना चाहिए आपका। चलिए आंसर बताइए इसका आप मेरे भाई, आंसर क्या है इसका। पहले तो आप ऑप्शन को हटाना सीखिए, पहले आप ऑप्शन को हटाना सीखिए। कैसे मैं बताता हूँ। ये देखिए इसके अंदर जो दिया गया है वो किस प्रकार दिया गया है, मैं आपको ऑप्शन हटाना बताता हूँ। ऑप्शन क्या दिया गया है, आर्टिकल 32 दिया गया है, आर्टिकल 40 दिया गया है और आर्टिकल आपका 21 कितना दिया गया, 51 का क, आर्टिकल 51 का क दिया गया है और आपको आर्टिकल 52 दिया गया है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीका से समझिए। हमने आपको अभी पीछे बताया था कि जो आर्टिकल 51 है, क्या है, आर्टिकल 51 का क, तो इसके अंदर तो मौलिक कर्तव्य है ना मेरे भाई। क्या है, मौलिक कर्तव्य है कि नहीं। इसके अंदर मौलिक कर्तव्य जो रूस के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य के बारे में किसमें बोला गया है, आर्टिकल 51 का क के बारे में। मैंने अभी आपको बताया कि जो मौलिक कर्तव्य है वो कितने हैं, 11 मौलिक कर्तव्य है। और जो कि नया अगर आपसे पूछ लिया जाए, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे ये भी बनता है कि अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान में नया मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तो आपकी हवा तो नहीं निकलेगी। आंसर करना पड़ेगा मेरे भाई कि भारतीय संविधान में नया मौलिक कर्तव्य कौन सा है। तो जो नया मौलिक कर्तव्य है ना, अगर नया की बात करें यानी कि नए की बात करें, किसकी, न्यू की बात करें, तो नया मौलिक कर्तव्य कौन सा है, वो 11वां मौलिक कर्तव्य है मेरे भाई। जो मैंने अभी आपको बताया है कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो लगाया गया था, यानी कि जो लाया गया था वो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा, जो 6 से 14 वर्ष के कम बच्चे, यानी कि 6 से 14 वर्ष के जो कम बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ऐसा प्रावधान जो है वो 11वें मौलिक कर्तव्य में आया है, यानी कि 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो यही आया है। तो यहाँ से आपका ये आंसर तो यहाँ से हट गया, बाकी ऑप्शन बचे आपके 3। तो आपको पता होगा जो आर्टिकल 52 है ना, वो हमारे महामहिम के बारे में है, यानी कि हमारे राष्ट्रपति के बारे में है मेरे भाई। किसके बारे में, आर्टिकल 52, हमारे
राष्ट्रपति के बारे में है। तो आर्टिकल 52 अगर हमारे राष्ट्रपति के बारे में है तो आपका ये ऑप्शन भी यहाँ से खत्म हो गया। आपके पास बचे सिर्फ 2 ऑप्शन। तो आपको ये भी पता होगा कि पंचायती राज जो है, यानी कि पंचायत के बारे में जो बताया गया है, ग्राम पंचायत के बारे में जो बताया गया है, वो आर्टिकल 40 में बताया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन सा आर्टिकल प्रेरित है, यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा आर्टिकल कौन सा प्रेरित है, तो वो आर्टिकल 40 है मेरे भाई। यानी कि महात्मा गांधी जी के द्वारा जो आर्टिकल प्रेरित है वो कौन सा है, आर्टिकल 40। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? इसके अंदर ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है। खासकर ग्राम पंचायत के ऊपर जो विशेष दर्जा दिया है ना, जो विशेष ध्यान दिया है ना, हम बोल सकते हैं वो महात्मा गांधी जी का हाथ है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर देखिए, तो आपका ये ऑप्शन यहाँ से खत्म हो गया। बाकी का बचा क्या? आपके पास एक ही आंसर बचा आपका, वही आपका आंसर है आर्टिकल 32, जिसको डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारत की संविधान की आत्मा कहा है। इसी में आर्टिकल 32 की अगर बात करते हैं तो इसी के द्वारा जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना मेरे भाई, क्या है हमारा सुप्रीम कोर्ट, वो रिट जारी करता है। और जब वो रिट जारी करता है ना, तो वो 5 प्रकार की रिट जारी करता है। वो रिट जारी करता है ना, यानी कि वो जब रिट जारी करता है ना मेरे भाई, तो वो 5 प्रकार की रिट जारी करता है। आर्टिकल 32 के द्वारा जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ठीक है, तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? आर्टिकल 32। और आर्टिकल 32 को ही हम क्या कहते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपसे। और आपसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन आना ही आना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा लचीला सवाल है आपके लिए यार मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मेरे भाई, ये गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर बताइए, कौन सी अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई? अनुसूची की बात कर रहा है, ध्यान रखना। कौन सी अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई? अनुसूची 11वीं, अनुसूची 12वीं, अनुसूची 9वीं, अनुसूची 8वीं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, आप ऑप्शन खत्म करना सीखो, आंसर अपने आप आ जाएगा। और इसमें से एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो मैंने अभी आपको नहीं बताया हो। इसमें से एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो मैंने पीछे चर्चा नहीं किया हो। कौन सी अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई है? 11वीं, 12वीं, 9वीं, 8वीं। हमने 11वीं के बारे में भी देखा था कि नहीं? आप बोलोगे जी हाँ, बिल्कुल देखा था। 11वीं के बारे में देखा था, वो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 1973 क्या 1993 सॉरी 1993 73वां संविधान संशोधन 1993 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है कि नहीं? 29 विषय है उसके बारे में। ठीक है, 12वीं की बात करें, पीछे भी देख चुके हैं हम। 12वीं की बात करें तो ये 74वां संविधान संशोधन क्या 1993 के अंदर 18 विषय हैं, इसमें 29 विषय हैं, पीछे भी देख चुके हैं। ये स्थानीय स्वशासन के कार्यों से संबंधित है और ये पंचायती राज्यों से संबंधित है। और आपको ऑप्शन में क्या दिया है? 9वीं और 8वीं। 8वीं की बात करें, इसमें 22 भाषाओं के बारे में दिया गया है। 9वीं की बात करें तो मैंने आपको 9वीं के बारे में बताया था कि नहीं बताया था कि पहला संविधान संशोधन क्या? पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951। आंसर क्या आ गया? 9वीं अनुसूची। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? 9वीं अनुसूची, है कि नहीं मेरे भाई? आप बोलोगे जी हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा? 9वीं अनुसूची। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हारिए नहीं, थकिए नहीं, क्योंकि युद्ध ऐसे ही करना पड़ता है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपको कॉमन सेंस होगा तो थोड़ा लगा भी दीजिए इसका आंसर, आप अच्छे से लगा सकते हो, थोड़ा सोच के लगाइए, आंसर ज़रूर निकलेगा इसका। आपका क्वेश्चन है आपका, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। ऑप्शन है आपके, जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाव के सम्मेलन द्वारा, या फिर भारतीय बैंक में धन जमा करके। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हंसी तो आ रही है लेकिन आप आंसर कीजिए इसका, है कि नहीं? हम आपको यहाँ पर एक चीज़ बता देते हैं कि जो नागरिकता के बारे में बोला गया है ना, इसमें जो नागरिकता के बारे में बोला गया है ना,
तो नागरिकता के बारे में बोला गया है। तो आर्टिकल यानी कि संविधान के भाग की बात करें कि संविधान के भाग 2 के अंदर ही नागरिकता के बारे में बोला गया है। जो अगर अनुच्छेद की बात करें, किसकी, अनुच्छेद की, तो 5 से लेकर के 11 के बीच में जितने भी आते हैं वो नागरिकता के लिए आते हैं। यानी कि भारत की जो नागरिकता के लिए आते हैं वो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक आते हैं। और आपसे ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, तो किस प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये देखिए, जन्म द्वारा बिल्कुल कर सकते हो भाई, क्या परेशानी है आपको भाई। जिस धरती पर आप जन्म लोगे उसकी नागरिकता ऑटोमेटिक आपको प्राप्त हो जाएगी। तो जन्म द्वारा इसको ऑप्शन हटा ही दीजिए। देशीकरण द्वारा आप बिल्कुल कर सकते हो। इसमें ऑप्शन दिया गया है आपको भारतीय बैंक में धन जमा करके। आप एक बात बताइए हमें, क्या आप भारतीय किसी भी बैंक में धन जमा करके भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हो? भारत की नागरिकता पैसों से नहीं खरीदी जाती मेरे भाई, समझे कि नहीं। भारतीय नागरिकता पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। तो इसका ऑप्शन जो था, यानी कि इसका आंसर जो था वो भारतीय बैंक में धन जमा करके, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है। ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार नहीं है? मूल अधिकार का मतलब है मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन है आपके समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन भी आपको अच्छे से दिए गए हैं, इसमें से हमने आपको पहले ही बताया था। और अगर आपने अच्छे से देखा होगा, अच्छे से ध्यान दिया होगा, तो ज़रूर इसका आंसर आप बता दोगे। आप इसका आंसर एकदम ज़रूर बता दोगे अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया होगा तो। मौलिक अधिकारों की बात कही गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप एक बात देखिए, मौलिक अधिकार जो हैं आपके, यानी कि मौलिक अधिकार की बात करें तो आपके जो मौलिक अधिकार हैं वो 12 से लेकर के 35 तक हैं। आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल सही बात है, 12 से लेकर के 35 तक, यानी कि आर्टिकल अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। अब यहाँ पर ये देखिए कि मौलिक अधिकार जो है, पहले तो आपका आएंगे 6 मौलिक अधिकार। 6 मौलिक अधिकार, पहले कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे। एक मौलिक अधिकार जो है वो हटा दिया है, संपत्ति का अधिकार जो है वो हटा दिया गया है। पहले हम 6 मौलिक अधिकारों को देख लेते हैं। समता या समानता का अधिकार, क्षमता या समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, यानी समता या समानता का अधिकार की बात करें तो आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक है। इसके बारे में स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें, यानी कि स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो 19 से लेकर के 22 तक है। इसके बारे में शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें, किसके? शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो 23 से लेकर के 24 तक है कि नहीं मेरे भाई। यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा? 23 से लेकर के 24 तक। इसके बाद में धार्मिक संतकृति का अधिकार की बात करें कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, तो आपका जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो 25 से लेकर के 28 तक, 25 से लेकर के 28 तक आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार की बात करें, यानी संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की बात करें तो आपका जो है वो 29 से लेकर के 30 तक हो जाएगा, 29 से लेकर के 30 तक हो जाएगा। और हमने आपको अभी अभी एक आर्टिकल बताया था, आर्टिकल 32, यानी कि इसके बाद में जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो आर्टिकल 32 के अंदर है, जो हमने आपको भी बताया था यार। 32 से 35 कह सकते हो, ठीक है मेरे भाई। हो जाएगा आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आपके ये जो है वो 6 अधिकार हो गए, 2 2 4, एक यहाँ पर रह गया संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और धार्मिक स्वतंत्रता वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 हो गया। ये 6 जो है आपके मौलिक अधिकार हैं, 12 से 35 तक है। लेकिन इसका जो आंसर है वो आपका क्या होना चाहिए? आपका क्वेश्चन था
निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि जो संपत्ति का अधिकार है, यानी कि जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, तो ये जो संपत्ति का अधिकार था ये मौलिक अधिकार था पहले, जब 7 थे, जब मौलिक अधिकार 7 थे जब ये था, लेकिन 6 हो गए तब से ये नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको उठा करके कहाँ रख दिया गया है? आर्टिकल वो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसको उठा करके 300 के काम में रख दिया गया है, यानी कि आर्टिकल 300 के काम में इसको फेंक दिया है यहाँ से। चलो यहाँ से क्या भगा दिया, यहाँ से उठा करके कहाँ फेंक दिया? आर्टिकल 300 के काम में रख दिया जा करके। खुश ना मेरे भाई? चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? संपत्ति का अधिकार, जो कि अब मौलिक अधिकार नहीं है, ये जो है वो एक वैधानिक अधिकार है। ठीक है, चलिए अब आएगा आपका एक और क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, बस 2 मिनट की देर है, उसके बाद में आप रेस्ट कीजिए, हम भी रेस्ट करते हैं और आपके लिए आगे मेहनत करते रहेंगे। ठीक है, चलिए बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत देने का अधिकार होता है, यानी कि जब आप मत देने जाते हो, आप वोट डालने जाते हो, तो एक किस प्रकार का अधिकार है, ये हम आपसे पूछते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछता है, आंसर आप दीजिए जल्दी से कमेंट कर। आपके ऑप्शन है, एक राजनीतिक अधिकार, एक नागरिक अधिकार है, एक आर्थिक अधिकार है या एक कानूनी अधिकार है। ये रहे आपके ऑप्शन। कमेंट कर जल्दी बताइए कि आपका आंसर क्या है, जल्दी जल्दी बताइए। ठीक है मेरे भाई, कि आपका आंसर क्या आना चाहिए। ये देखिए, ये आप सोचकर भी बता सकते हो कि ये जो क्वेश्चन है वो किस तरह से पूछा गया है और इसका आंसर हमें क्या लगाना चाहिए। ये देखिए, यहाँ पर आप पहले हमने बताया था कि आप पहले क्वेश्चन के आंसर्स को, ऑप्शंस को उठाना सीखिए। यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया गया है एक आर्थिक अधिकार। क्या आर्थिक नीति इसके अंदर आनी चाहिए? सरकार की जो आर्थिक नीति है या आर्थिक अधिकार है, क्या इसके अंदर आना चाहिए? नहीं, इससे कोई मतलब ही नहीं है हमें। एक कानूनी अधिकार दिया गया है, क्या हमें ये कानून ने दिया है कि हम वोट डाल सकते हैं? कोई प्रावधान नहीं है, कहीं भी प्रावधान नहीं है कि ये कानूनी अधिकार हो, बिल्कुल नहीं है, किसी की कोई ज़बरदस्ती नहीं है, इसका मतलब ये कानूनी अधिकार भी नहीं है। अब आपसे बात करते हैं एक राजनीतिक अधिकार और एक नागरिक अधिकार, तो आपका आंसर होना चाहिए नागरिक अधिकार, क्योंकि वोट देने का अधिकार जो है वो सिर्फ एक नागरिक अधिकार ही है, बाकी ऑप्शन गलत है। कि आपको जो अधिकार दिया गया है वो एक नागरिक के चलते हुए दिया गया है, यानी कि एक नागरिक अधिकार है, इसीलिए आपको ये वोट डालने का अधिकार दिया गया है। ठीक है मेरे दोस्त, आपको इतना तो पता ही होगा कि जो मत देने का अधिकार है, वो मत देने की जो आयु है, क्या है? जो मत देने की जो आयु है वो वर्ष है, वो 18 है। क्या होना चाहिए? 18 प्लस या 18 से 18 होना चाहिए या 18 से प्लस होना चाहिए। मत देने का अधिकार उसी को है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा। तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, और आंसर आप भली भांति दीजिए, अच्छे से दीजिए, सोच कर दीजिए, समझ कर दीजिए। ठीक है मेरे भाई, हड़बड़ाना नहीं, और अच्छे से जो हम बताते जा रहे हैं उसको साथ ही साथ रिपीट करते चलिए, नोट करते चलिए, लिखते चलिए। ठीक है, ये गया आपका क्वेश्चन। किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंत स्थापित किया गया? वाह भाई वाह, क्या क्वेश्चन है। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से भी देखी है या आपने अच्छे से भी दिमाग लगाया है तो इसका आंसर आप वैसे भी निकाल दोगे। किस वर्ष संविधान में मौलिक कर्तव्यों को अंत स्थापित किया गया है? आपको ऑप्शन भी मैं दे देता हूँ। 1972, 1976, 1977, 1978। ये रहे आपके ऑप्शन। जल्दी जल्दी आप हमें आंसर दीजिए, ठीक है, क्योंकि गुरु का अधिकार सर्वोच्च अधिकार। ठीक है मेरे भाई, खुश हो, बिंदास हो, जबरदस्त हो, जिंदाबाद हो, तो आप इसका आंसर हमें दीजिए। जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसका आंसर हमें फटाफट दीजिए। 1972, 1976, 1977, 1978। पहले आप ये देखिए आपको पूछा क्या गया है। आपको पूछा गया मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। तो अभी अभी मैंने कितनी बार नहीं बताया मौलिक कर्तव्यों के बारे में।
कितनी बार मैंने नहीं बताया मौलिक कर्तव्यों के बारे में कि जो मौलिक कर्तव्य जो है वो आर्टिकल 51 के क के अंदर है मेरे भाई। और भाग की बात करें तो संविधान में भाग 4 का क है, भाग 4 का क आर्टिकल 51 के क के अंदर है मौलिक कर्तव्य, जो कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा रखा गया है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में लाया गया है, यानी कि मौलिक कर्तव्य को लाया गया है, आर्टिकल 51 के काम में जाकर के रखा गया है। अगर हम किस समिति की सिफारिश पर रखा गया है तो मैंने आपको बताया था कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा आर्टिकल 51 के क के अंदर रखा गया है। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए इसमें से? आर्टिकल 52वां संविधान संशोधन 1976। तो आपका ऑप्शन हो जाता है इसमें से 1976 आपका राइट इज आंसर। ठीक है, आंसर आपका ये हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है मेरे भाई, काफ़ी अच्छे से आंसर दबा देना, काफ़ी अच्छे से इसका आंसर देना। लास्ट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद में आगे देखिए, आप रेस्ट कीजिए, इसको रिवाइज कीजिए। ठीक है, चलिए पहले इसका आंसर दीजिए। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? आर्टिकल 356 का संबंध किससे है? ऑप्शन है आपके वित्तीय आपात, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपात, संविधान संशोधन। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑप्शन को हटाना सीखिए। इसमें संविधान संशोधन दिया गया है। क्या दिया गया है? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन के बारे में दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए जो संविधान संशोधन है वो आर्टिकल 368 के बारे में बताया, आर्टिकल 368 में बताया गया है। तो यहाँ तो पूछा गया है 356 मेरे भाई, यहाँ पूछा गया है आपसे 356, और जबकि ये बताया गया है 368 में, तो इसको खत्म कर दो ना, है कि नहीं। 356 में बताया गया है कि आर्टिकल 356 का संबंध किससे है? वित्तीय आपात, राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपात। तो संविधान संशोधन हमने खत्म ही कर दिया। ठीक है, वित्तीय आपात के बारे में हम आपको बता देते हैं कि जो वित्तीय आपात है वो आर्टिकल 360 के अंदर दिया गया है, यानी कि वित्तीय आपातकाल किसमें दिया गया है? आर्टिकल 360 के अंदर। तो आप वित्तीय आपातकाल को भी हटाइए। नेक्स्ट जो दिया गया है वो दिया गया है आपका राष्ट्रीय आपात, यानी कि राष्ट्रीय आपात की बात करें तो राष्ट्रीय आपात आपका 352 के अंदर दिया गया है। राष्ट्रीय आपात कहाँ गया गया? 352 के अंदर। तो आप इसको भी उठाइए, क्योंकि आपसे पूछा गया है सिर्फ 356। तो 356 के अंदर मेरे भाई राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति शासन के बारे में, राष्ट्रपति शासन के बारे में किसमें बताया गया है? आर्टिकल 356 में बताया गया है। और इसकी अगर बात करें तीनों के तीनों की, तो ये है आपात उपबंध। क्या है ये? आपात उपबंध। आपात उपबंध है जो कि भाग किसमें है? भाग 18 में है। भाग 18 में है और आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक है। हमने अभी अभी पीछे देखा था, आर्टिकल 352 से लेकर के 360 भाग 18 के अंदर आपात उपबंध के बारे में बताया गया है। 352 में आपका क्या है? राष्ट्रीय आपात, 360 में आपका वित्तीय आपातकाल और 356 में आपका राष्ट्रपति शासन हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए यहीं करते हैं हम एंड इस वीडियो का। आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और आज के जितने भी हमने ये क्वेश्चन किए हैं, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इतने हैं, लेकिन आप थ्योरेटी तरीके से चले होंगे ना आप, यानी कि वास्तव में आप पढ़ने के नज़रिए से चले होंगे। थ्योरेटिकल अगर आप पढ़े होंगे तो आपको इसके अंदर इतने ढेरों क्वेश्चन मिल जाएंगे, इतने ढेरों क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसकी आप आशंका भी नहीं कर सकते कि आज की इस वीडियो में इतने सारे क्वेश्चन कैसे हो गए। अगर आपने नोट किए होंगे तो आप ज़रूर एक बार रिवाज करना, फिर हमसे बात करना और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ठीक है मेरे भाई, तब तक रहिए ज़बरदस्त, जिंदाबाद। ठीक है मेरे भाई, मस्त रहिए और अब आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।